अध्याय 206 यानकुल की चाय पत्ती बेचने वाली युवती। केवल तभी जब वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की 5वीं स्वर्गीय परत प्राप्त कर लेगा, तभी उसे यानकुल की ओर जाने की आशा होगी। अर्जुन सुबह में ही उस विश्राम स्थल पर लौटा जहां सागर चंद्रा और अग्निज्वाला थीं। जब उसकी नजर अग्निज्वाला की कोमल और चिंतित नजरों से मिली तो उसके दिल में बहुत गर्माहट महसूस हुई। उसे ऐसी महिला के बारे में सोचकर संतोष महसूस हुआ जो उसकी परवाह करती थी। अर्जुन ने बहुत आभार महसूस किया। अगर वह अपने पिछले जीवन में होता तो अर्जुन सोचता कि ऐसी महिला उसकी पहुंच से बाहर है। इस जीवन में वह ऐसी अद्वितीय सुंदरता की गर्माहट और देखभाल का स्वाद चख सका। सागर चंद्रा पहले जैसी ही रही, मानो कुछ भी उनकी रुचि नहीं जगा सकता था। उनसे एक मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति निकलती थी जो किसी को भी उनके संपर्क में आने पर पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। वह सुंदर थी, इतनी सुंदर कि यहाँ तक कि उस किसी की सुंदरता जो देश और उसके लोगों को पीड़ा पहुंचा सकती हो भी उनकी तुलना में नहीं ठहरती थी। वह शिखा सिंह की शीतलता से भिन्न थी और उनमें एक अकेले रहने वाले का घमंड था। वह हर चीज के प्रति उदासीन थी। दोस्त तो आसानी से मिल जाता है लेकिन एक अंतरंग मित्र पाना कठिन होता है। वह एक फीनिक्स के समान थी जो बादलों के बीच से उड़ती थी। कोई भी उन्हें नहीं समझ सकता था या नहीं जानता था कि वे क्या सोच रही थीं। कोई नहीं जानता था कि किस कारण, क्या चाहती या किसकी खोज में थीं। सरल भोजन करने के बाद तीनों ने अपना रास्ता जारी रखा। वे पहले ही यानजियांग देश में प्रवेश कर चुके थे। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यानजियांग देश से बाहर निकलने में उन्हें लगभग 2 दिन लगेंगे। स्वर्ण विद्युत गरुड़ और अग्नि पक्षी के लिए 2 दिन तक उड़ान भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अर्जुन ने पिछली रात सागर चंद्रा से यानजियांग देश के बारे में बात की थी, लेकिन अंततः उसने अपना मन बदल लिया और याननगर से गुजरने का फैसला नहीं किया। हालांकि लक्ष्य तक पहुंचना कठिन था, लेकिन कम से कम उसके पास एक लक्ष्य था और उसे प्राप्त करने की संभावना थी। अर्जुन जानता था कि 5वीं स्वर्गीय परत में विराम लेना कठिन होगा। चूंकि वह रसायन विद्या जानता था, हो सकता है कि वह अपनी साधना में मदद के लिए उपयुक्त नुस्खा या शोधन पा सके। अग्निज्वाला कभी कभी अर्जुन या सागर चंद्रा के साथ रहती। अर्जुन को लगा कि यह हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन वह भावुक भी था। ये लड़की न तो अपनी गुरुजी को और न ही उसे नजरअंदाज करना चाहती थी। यानजियांग देश में भी 81 शहर थे। वे यानजियांग देश की दूर सीमाओं पर स्थित मुयू नगर में प्रवेश करते, लेकिन वे नहीं रुके। हवा में ऊंचाई से नीचे देखकर वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि शहर कैसा दिखता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा था। हालांकि फिर भी ऐसा लगता था जैसे वे ऊंची इमारतें बहुत छोटी और महत्वहीन थीं। एक ऊंची जगह से खड़े होकर कोई दूर तक देख सकता है। जब कोई ऊंची जगह से खड़ा होता है तो वह चीजों को देखने के लिए अपना सिर नीचा करता है। ऐसा लगता है जैसे वह बहुत सारा प्रयास और शक्ति बचा सकता है। धीरे धीरे कोई यह पता लगाता है कि वह उस एहसास को पसंद करने लगता है। जो लोग बाकी दुनिया पर नीचे की ओर देखते हैं, वे सभी बहुत ऊंची जगहों पर खड़े होते हैं। वे न केवल अपना सिर झुकाते हैं बल्कि बाकी सब कुछ पर घृणा की नजर से भी देखते हैं। इमारतों, पहाड़ों और शहर के जंगलों को जल्दी से पार करने में उन्हें केवल 2 घंटे लगे, क्योंकि छोटे शहरों की परिधि केवल 1000 कोस होती थी जबकि बड़े शहरों की परिधि हजारों कोस होती थी। ये भी कारण था कि अर्जुन ने अग्नि पक्षी मिलने के बाद ही दुनिया की सैर करने का सोचा था। अन्यथा ये लगभग असंभव कार्य होता जब तक कि वह उन तकनीकों को न सीख ले जो उसे लंबी दूरी को छोटी दूरी की तरह तय करने की अनुमति दे, या यदि वह दंतकथा चेक पॉइंट को हासिल कर ले। हालांकि अर्जुन को चेक पॉइंट का विवरण देखकर झटका लगा था, लेकिन उसने महसूस नहीं किया कि यह कुछ अप्रत्याशित था। चेक पॉइंट, जिसके बारे में अर्जुन सोच रहा था, एक जादुई वस्तु के रूप में जाना जाता था, लेकिन 9 महाद्वीपों की दुनिया में इसे एक खजाना माना जाता था। इसे अलग अलग श्रेणियों में नहीं बांटा गया था क्योंकि उनके अलग अलग उपयोग थे, लेकिन वे सभी इतने मजबूत थे कि किसी के बाल खड़े कर सकते थे। किंवदंती कहती है कि 9 महाद्वीपों की दुनिया में मौजूद चेक पॉइंट धारक को 9 निर्दिष्ट स्थानों में से एक पर तुरंत पहुंचने की अनुमति देता था। 9 स्थान क्रमशः प्रत्येक महाद्वीप की राजधानी में स्थित थे। वास्तव में ऐसा है या नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि किसी ने इसे हासिल किया हो। हालांकि अर्जुन भी चेक पॉइंट के लिए लालसा रखता था, क्योंकि यह बहुत सारा समय बचा सकता था और भागने के प्रयासों के दौरान बहुत उपयोगी होगा। लेकिन ऐसी दंतकथा वस्तु को खोजना कहां से शुरू करें, इसका कोई सुराग नहीं था। हवा में तेज हवा उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं थी जिन्होंने दिव्य अवस्था प्राप्त कर ली थी। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह तेज आंधी का सामना नहीं कर पाता। वह न तो सांस ले पाता और उसे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ब्लेड से काटा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि स्वर्ण विद्युत गरुड़ और अग्नि पक्षी कितनी तेज रफ्तार से उड़ रहे थे। तेज हवा में जब वे बोलते थे तो वे दिव्य अवस्था की कुछ प्राण ऊर्जा का संचार करते थे। अन्यथा वे एक दूसरे को सुन नहीं पाते, इसलिए वे आमतौर पर उड़ान के दौरान नहीं बोलते थे। बेशक अगर वे बैठे होते तो स्थिति अलग होती।
उड़ने वाले पशुओं की पीठ पर उभरे हुए हिस्से एक व्यक्ति की ऊंचाई के आधे हिस्से को अवरुद्ध करते थे। हालांकि जब वे बहुत तेजी से उड़ रहे होते तो जो लोग कमजोर होते वे बैठ भी नहीं पाते क्योंकि गति बहुत तेज होती और उनके लिए असहनीय होती। एक ऊंची जगह से खड़े होकर आकाश इतना विशाल और अनंत दिखता था जिससे किसी को अपनी महत्ता नगण्य और असहाय महसूस होती। वह विशाल दृश्य देखने से अर्जुन को विशेष रूप से अच्छा और शांतिपूर्ण महसूस हुआ। वे अगले दिन तक उड़ते रहे। जब दोपहर हुई तो सागरचंद्रा ने अर्जुन को देखा और धीरे से कहा, यान नगर ठीक सामने है, चलो जानवरों को आराम करने दें और हम कुछ खाना खा लें। हम 2 घंटे रुकेंगे और फिर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अर्जुन ने सागरचंद्रा को देखा, दंग रहकर, लेकिन दूसरी तरफ उसने मुड़कर देखा तो उन्होंने अपनी पीठ दिखाई। जब अर्जुन ने यान नगर के शब्द सुने तो उसे अपने भीतर जलन महसूस हुई। हालांकि उसने कहा था कि वे यान नगर नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी ये देखना अच्छा था क्योंकि वे वहां से गुजर रहे थे। वह सागरचंद्रा को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह फिर भी उनका बहुत आभारी था, भले ही वह घमंडी, अलग-थलग और यहाँ तक कि थोड़ी स्वभावहीन थीं। 1 घंटे बाद वे कम व्यस्त जगह पर उतरे, एक ढकी हुई घोड़े की गाड़ी किराए पर ली और यान नगर के सबसे बड़े रेस्तरां लाल मेपल सराय की ओर चल पड़े। यान नगर की समृद्धि त्यक्त स्वर्ग नगरी से ज्यादा अलग नहीं थी और लगभग उसी स्तर पर थी। अर्जुन सागरचंद्रा और अग्निज्वाला के साथ कोच में बैठा था, भ्रमित अग्निज्वाला उसके बगल में बीच में बैठी थी। गाड़ी बहुत बड़ी नहीं थी और इसमें मुश्किल से 3 लोग बैठ सकते थे। सागरचंद्रा ने फिर से अर्जुन को यह महसूस कराया कि वह अनूठी थी, क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी तरफ बैठ गईं। उसने अभी भी अर्जुन से दूरी बनाए रखी। जबकि वह सुंदरियों से घिरा था, अर्जुन को विशेष रूप से अप्रसन्नता महसूस हुई। जब उसने सागरचंद्रा की नजर पहले देखी तो ऐसा लगा जैसे उन्हें परवाह नहीं थी कि वह एक लड़का था। इसने अर्जुन को यह महसूस कराया कि वह उसे कोई महत्व नहीं देती। अग्निज्वाला, चलो जगह बदल लें, मैं बाहर देखना चाहता हूँ, अर्जुन ने धीरे से कहा। हम। अग्निज्वाला को लगा कि उसने कुछ महसूस किया और उसने जल्दी से अर्जुन के साथ जगह बदलने के लिए सहमति जताई। अग्निज्वाला ने अर्जुन के सामने अपना विकसित सुंदर नितंब मोड़ा और अर्जुन बहुत चाहता था कि वह उसमें अपना चेहरा गाड़ दे। सागरचंद्रा ने मुड़कर अर्जुन की ओर एक नजर डाली और फिर बाहर देखने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। अर्जुन ने खिड़की का सहारा लिया और आने जाने वाले यातायात और दुकानों को देखा। बिक्री के लिए वस्तुओं की विशाल विविधता थी। ग्राहकों को बुलाने वाले लोगों की आवाजें और बेहतर कीमत के लिए सौदेबाजी करने वालों की आवाजें थीं। वे एक और दुकान से गुजरे और उसने देखा कि वहां भीड़ लगी हुई थी। हालांकि वह आवाज जो बाहर आई उसने अर्जुन को झटके में डाल दिया। सोचो तो, यानकुल की कुमारी चाय के पत्ते बेच रही है। ये वाकई यानकुल के लिए एक अपमान है। एक कटु स्त्री आवाज गूंजी। वह नाम मात्र के लिए यानकुल की कुमारी है। वह यानकुल की कुमारी जैसी कैसे दिखती है? वह यानकुल के नौकर से भी तुलना नहीं कर सकती। अपने प्रयासों से जीवित रहने में कोई शर्म की बात नहीं है। एक बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, महोदय, कृपया गाड़ी रोकें, अर्जुन ने अचानक चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने जल्दी से गाड़ी से उतरा। अग्निज्वाला और सागरचंद्रा को कुछ भी नहीं बताया। गुरुजी, उसे क्या हो गया है? अग्निज्वाला ने चिंता से सागरचंद्रा से पूछा। चलो, हम भी चलकर देखते हैं। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला दोनों गाड़ी से उतरे। महोदय, कृपया हमारा इंतजार यहाँ 15 मिनट के लिए करें। अगर हम तब तक नहीं आए तो आप जा सकते हैं। ये कहने के बाद अग्निज्वाला ने कोचवान को एक चांदी का नोट दे दिया। अर्जुन भीड़ की ओर चल पड़ा। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, जो उसे इतनी दूरी से भी स्पष्ट रूप से सुनने की अनुमति देती थी। ये बच्ची वाकई दयनीय है। हालांकि वह यानकुल की कुमारी है, वह एक सामान्य परिवार के बच्चे से भी तुलना नहीं कर सकती, एक आंटी ने दुखी होकर कहा। अर्जुन बहुत धीरे धीरे चला और धीरे धीरे सामने की ओर घुस गया। श्रीमान शियाओ, क्या यह आपकी बड़ी बहन है जो चाय के पत्ते बेच रही है? एक युवक की आवाज झटके में बोली। हाँ, बहन, क्या वह इस खिताब के लायक है? वह मेरी बुआ की बेटी नहीं है बल्कि यानकुल की नाजायज संतान है। एक युवा आवाज जो घमंड से भरी थी बोली। तो तुमने मुझे पहले हाथ नहीं लगाने दिया। आखिरकार वह इतनी सुंदर और मोहक है, युवक ने अश्लीलता से कहा। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे उसे छूने से पहले क्या तुम विश्वास करते हो कि गुओपोलू तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को मिटा देगा? अगर ऐसा होता है तो यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। श्रीमान शियाओ नाम के साथी ने नफरत के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी उसे तंग नहीं करता, भले ही उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या गुओपोलू उसे पसंद करता है? अगर हाँ, तो उसने उसे ले क्यों नहीं गया? गुओपोलू बहुत चाहता है कि वह ऐसा करे और उसने यहाँ तक की शपथ लिया है कि वह केवल उसी से शादी करेगा। लेकिन इस जिद्दी लड़की ने उसकी परवाह नहीं की। अर्जुन उस क्षण भीड़ में शामिल हो गया था।
उसने एक साधारण गाड़ी देखी जो सामान्य चाय के पत्ते बेच रही थी, जो पहाड़ों या नदियों के किनारों के पास पाई जा सकती थी। हालांकि चाय के पत्तों को बहुत सावधानी से चुना और काटा गया था। जब अर्जुन ने चाय के पत्ते बेचने वाली गाड़ी के पीछे खड़ी लड़की को देखा तो उसे एक अनूठा एहसास हुआ और एक अज्ञात आवेग महसूस हुआ। केवल एक नज़र में वह निश्चित था कि वह लड़की उसकी मां की बेटी थी, जो पिछले 19 वर्षों से उसकी बेटी को बहुत याद कर रही थी। वह चेहरा, जो उसकी मां से 70% मिलता जुलता था, थोड़ा युवा लग रहा था और उसके अपने चेहरे से बहुत मिलता जुलता था। जब अर्जुन ने उसकी आंखों के कोने पर बीन के आकार का लाल निशान देखा तो वह उसकी पहचान से और भी निश्चित हो गया। लंबी और पतली आकृति थोड़ी पतली और कमजोर लग रही थी। हालांकि वह पतली थी, लेकिन वह हड्डीदार नहीं थी और उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित था। अर्जुन को बहुत अजीब लगा। इस अपरिचित बड़ी बहन के लिए थोड़ी प्रत्याशा महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी मां का मांस और खून था और उससे खून से जुड़ी हुई थी। वह बहुत चाहता था कि उसे वहां से ले जाए, उसे उसकी मां के पास ले जाए और उसकी रक्षा करे। वह एहसास इसलिए गायब नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की थी। क्या ये खून के रिश्ते का एहसास था? जब उसने उसकी दयनीय स्थिति देखी तो अर्जुन के दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि यह अचानक दर्द क्यों हुआ और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। उस नाजुक चेहरे को देखकर, जिस पर उम्र के अनुसार न फबने वाली परिपक्वता थी और उसकी स्पष्ट आंखों में उदासीनता की झलक थी, अर्जुन को कोई भी नफरत नहीं दिखी और केवल एक झुकने वाली इच्छाशक्ति दिखी। अर्जुन ने देखा कि हालांकि वहां बहुत से लोग जुटे हुए थे, लेकिन कोई भी चाय के पत्ते खरीदने नहीं गया था। महोदय, ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग जुटे हैं लेकिन कोई चाय के पत्ते नहीं खरीद रहा? अर्जुन ने अपने बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा। यह उस श्रीमान शियाओ की वजह से तो नहीं है? कौन हिम्मत करेगा जाकर चाय के पत्ते खरीदने की? बूढ़े आदमी ने भर कर कहा। आपका मतलब? महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं भी कुछ चाय के पत्ते खरीदने का सोच रहा था। अर्जुन ने इस खून के रिश्ते वाली बड़ी बहन के बारे में और जानना चाहता था, जिससे उसकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी। अगर तुम चाय के पत्ते खरीदना चाहते हो तो तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि वह श्रीमान शियाओ चला न जाए। बूढ़े आदमी ने फिर से भरी और कुछ और नहीं कहा। अर्जुन ने इस बहन को देखा जो बहुत शांत थी और कुछ नहीं बोली। वह वास्तव में जानना चाहता था कि किस तरह का माहौल एक साधारण 19 वर्षीय लड़की को इतना उदास बना देता है। गुरुजी, देखिए, अर्जुन और वह महिला बहुत अधिक मिलती जुलती हैं। अग्निज्वाला ने आश्चर्य से सागर चंद्रा को देखा और कहा। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला अर्जुन का अनुसरण करके ये देखने गए थे कि वह क्या कर रहा है और वे उससे थोड़ी दूरी पर थे। जब अर्जुन चाय के पत्ते खरीदने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था तो 30 के दशक के दो पुरुष जो साफ सुथरे कपड़े पहने थे गाड़ी के सामने आ गए। इन्हें और उन्हें पैक कर दो, मैं खरीद रहा हूँ। उनमें से एक ने आधे चाय के पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये जरूर गुओपोलू ने भेजे होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वह सड़कों पर भूख से मर चुकी होती। आवाज से अर्जुन बता सकता था कि यह उस श्रीमान शियाओ की थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उस आत्मविश्वास और स्मार्ट युवक को देखने के लिए मुड़ा। उसने सोचा, वह शियाओ कुल से होना चाहिए। अर्जुन अब इस गुओपोलू के बारे में बहुत उत्सुक था। श्रीमान शियाओ के खिलाफ जाने में सक्षम होने के लिए उसे कोई साधारण आदमी नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता था कि गुओकुल या गुओपोलू का बहुत मजबूत समर्थन था। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अपनी बुआ की बात न मानने का पछतावा है? जब अर्जुन ने वह घिनौनी आवाज सुनी तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वह पहले ही एक छोटा पत्थर पकड़े हुए था और उस नफरत भरे चेहरे को मारने ही वाला था जब उसका हाथ एक छोटे और गर्म हाथ ने पकड़ लिया। अर्जुन ने सागर चंद्रा को देखा जिसने अपना सिर हिलाया। जब अर्जुन ने अपना सिर मुड़ाया तो वह लगभग उस अत्यंत सुंदर चेहरे को छू रहा था। उसने करीब से उस भव्य सुंदर चेहरे को देखा और विशेष रूप से उस जोड़ी सुंदर आंखों को जो स्याही जितनी काली थी, अत्यंत गहरी थी और ऐसा लगता था कि उसमें किसी को गिरा देने का जादू था। उनकी सुंदरता अनूठी थी, ठीक एक अप्रतिरोध्य पोस्ते की तरह। अर्जुन थोड़ी दंग रह गया और यहाँ तक कि उसे उनकी सांसों की खुशबू महसूस हुई जो गुलाब जैसी थी। उसके हाथ में वह कोमल एहसास उसे अजीब तरह से भावुक कर गया। क्या वह उसकी परवाह करती थी? अर्जुन ने पीले चेहरे से उस आकृति को देखा जो दूरी पर अंतर्धान होती जा रही थी। वह छोटा लेकिन झुकने वाला पीठ का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक इच्छाशक्ति थी जो हिलने से इनकार करती थी। उसे बहुत उदासी और निराशा महसूस हुई। यह महत्वहीन पात्रों का शौक था। अर्जुन ने भीड़ में से एक गपशप करने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला को ढूंढा, उसे कुछ पैसे दिए और बहुत जल्दी पूरी कहानी जान ली। 5 साल पहले श्रीमती शियाओ, जो उस युवा मालिक की बुआ और यानकुल की आधिकारिक युवा मालकिन थी, चाहती थी कि उसकी शादी एक मजबूत कुल में कर दी जाए, लेकिन तारानकन गुड्डी तारानकन ने शादी का विरोध किया। इसके बाद श्रीमती शियाओ ने यानकुल को गुड्डी को घर से निकालने के लिए नीच तरीकों का उपयोग करने पर मजबूर किया, जबकि उसे बहुत दूर जाने से भी मना किया। गुड्डी ने सब कुछ खत्म करने के लिए मरने का भी सोचा था।
हालांकि श्रीमती शियाओ ने उसे बताया था, तुम्हारी एक माँ है जो बहुत संभावना है कि तुम्हें लेने आएगी। क्या तुम उस औरत से नहीं मिलना चाहती जिसने तुम्हें जन्म दिया था? वह इस जगह से इसलिए नहीं गई क्योंकि वह अपनी माँ का इंतजार कर रही है जो उसे लेने आए। अर्जुन वहां खोया हुआ खड़ा था। उस अनिर्वचनीय दर्द और असहायता की भावना ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसे अपने हाथों से एक झलक गर्माहट महसूस हुई। अर्जुन को पता नहीं था कि कब अग्निज्वाला ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि वह चिंता से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द का प्रतिबिंब था। अर्जुन ने खुद को एक छोटी सी मुस्कान निचोड़ने पर मजबूर किया। वह सागर चंद्रा को नहीं समझता था, लेकिन वह आकर्षक और इसी तरह से घमंडी अग्निज्वाला को जानता था। उस दयालु और पीड़ादायक नजर ने अर्जुन को भीतर से बहुत गर्म महसूस कराया। एक व्यक्ति के दिल को केवल दूसरे के द्वारा ही गर्म किया जा सकता है। अर्जुन को पता नहीं था कि सागर चंद्रा ने उसके हाथ कब छोड़ दिए। उसने उस अजीब एहसास को याद किया और यहाँ तक कि उसे केवल छूने मात्र से भी थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। इसके बारे में सोचकर उसने थोड़ा मूर्ख महसूस किया। मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। मैं एक और पल भी यहाँ नहीं रहना चाहता, अर्जुन ने दर्द महसूस करते हुए कहा। ठीक है, चलो तुरंत चलते हैं। सागर चंद्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। अर्जुन के जाने से पहले उसने अपने दिल में एक नाम खोद दिया, गुओपोलू। अध्याय 207 हरित मेघ राजधानी, सागर चंद्रा का दूसरा रूप। अग्नि पक्षी की पीठ पर अग्निज्वाला चुपचाप अर्जुन के साथ थी। एक शब्द भी न कहते हुए उसने अर्जुन को ऐसी स्मार्ट और सुंदर महिला को पसंद न करने के लिए खेद महसूस कराया। सागर चंद्रा की जिद्दी और अटल पीठ का दृश्य याद करके अर्जुन का पेट बंद कर गया। वह असहाय, शक्तिहीन और थोड़ा ठंडा महसूस कर रहा था। 2 साल, अधिक से अधिक 2 साल। मेरी माँ और मैं तुम्हें वापस लाएंगे और उनसे 10 और सैकड़ों गुना वसूल करेंगे जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। अर्जुन ने चुपचाप खुद को सांत्वना दी। इस उड़ान ने अर्जुन को 9 महाद्वीपों की विशालता के बारे में एक बार फिर चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। केवल त्यक्त स्वर्ग नगरी से हरित मेघ महाद्वीप तक उड़ान भरने में 2 महीने से अधिक का समय लगा। अगर वह धातु के बैल जानवरों का उपयोग करके त्यक्त स्वर्ग नगरी जाने की तरह यात्रा करता तो उसे देश के आधे हिस्से तक पहुंचने में 2 महीने लग जाते। 60 से अधिक शहरों से गुजरने के लिए आवश्यक समय के बारे में सोचकर अर्जुन पसीना बहाने लगा। हरित मेघ महाद्वीप को हरित मेघ नगर के नाम से भी जाना जाता था। जब अर्जुन हरित मेघ नगर के मैदानों पर खड़ा था तो उसे इस साधारण और असभ्य भूमि में एक रहस्यमयी हवा महसूस हुई। ये किसी को शांत और संतुष्ट बना देती थी। महाद्वीप की राजधानी में जाने से पहले कोई इसकी फलती फूलती समृद्धि को नहीं जानता था। अर्जुन के लिए किसी अन्य दिव्य अवस्था साधक से मिलने पर आश्चर्यचकित होना मुश्किल होगा। जाहिर है, कई दिव्य अवस्था साधकों ने बड़े स्थानों पर अपने जीवन के साधन पाए थे या बुलाए गए थे। वर्तमान 9 महाद्वीपों में वहां गुरु इकट्ठे थे। जितना अधिक समृद्ध स्थान होता उतने ही मजबूत कुल और परिवार होते और वे उतनी ही अधिक शक्तिशाली होते। चलो मेरे घर चलते हैं, ये तुम्हारे लिए एक अज्ञात स्थान है। सागर चंद्रा ने अर्जुन को देखा और एक दुर्लभ मुस्कान दिखाए। आखिरकार वह स्थानीय थीं। यह अच्छा नहीं होगा, मैं ठहरने की व्यवस्था खोज लूंगा। अर्जुन, अग्निज्वाला ने अर्जुन को देखा। यह मेरा किसी को पहला निमंत्रण है। अगर अग्निज्वाला न होती तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलती। सागर चंद्रा ने अर्जुन को देखा, उनकी भौहें तन गईं। अर्जुन को मानना पड़ा। वे महाद्वीप की राजधानी में एक विशाल चौक पर उतरे थे। अर्जुन ने उस विशाल चौड़े चौक को स्कैन किया जिसका एक सामान्य नाम था, हरित मेघ चौक। चारों ओर एक त्वरित नजर डालते हुए अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इसकी परिधि दर्जनों फीट की थी। यहाँ विशाल जानवर लगातार इकट्ठे होते थे, जबकि अन्य उड़ने वाले जानवर या तो यहाँ उतरते थे या यहाँ से उड़ान भरते थे। विशाल जानवर जिनके नाम अर्जुन नहीं जानता था, आकाश में उड़ते हुए देखे जा सकते थे। कोई नहीं जानता था कि इस महाद्वीप में कितने अभिजात वर्ग, कुल और परिवार थे। जैसा कि कहा जाता है, महान सन्यासी सबसे शोरगुल वाले मेले में भी छिपे रहते हैं। सोकोस नगर में अद्वितीय और सूर्य कुल के ग्रैंड मास्टर थे। कौन जानता था कि जनसंख्या वाले 9 महाद्वीपों में स्थित महाद्वीप की राजधानी में क्या शक्तियां छिपी हुई थीं। कभी कभी प्रकट होने वाले बहुमत में नहीं होते, जैसे कैसे पूरे बर्तन चुप होते हैं जबकि आधे भरे हिलते हैं। हवा में खड़े होकर महाद्वीप की राजधानी में इलाके के वितरण का दृश्य अर्जुन की सांस रोक गया। यह उल्लेखनीय रूप से विशाल, विस्तृत, समृद्ध और हजारों और यहाँ तक कि 10,000 साल पुरानी सड़कों से भरा था। वहां कई सरल लेकिन भव्य वास्तुशिल्पीय रचनाएं थीं। समय में बदलाव के बावजूद भव्य उपस्थिति संरक्षित थी और अभी भी उतनी ही भय पैदा करने वाली थी। ये हरित मेघ नगर की सीमा है। हरित मेघ चौक जैसी 5 और जगहें हैं और कई छोटे हरित मेघ चौक हैं। देश के प्रत्येक पक्ष में इस आकार का एक चौक है। सबसे बड़ा हरित मेघ नगर के केंद्र में है। व्यस्त स्थानों पर बड़े जानवरों को रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन हरित मेघ चौक बड़े जानवरों और विक्रेता गाड़ियों को पार्क करने की अनुमति देता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है।
सागर चंद्रा ने समाप्त किया और अर्जुन और अग्निज्वाला को कारों वाले क्षेत्र में ले गईं। क्या हम पैदल ही तुम्हारे घर जा रहे हैं? ये कितनी दूर है? अर्जुन ने सागर चंद्रा के पीछे के दृश्य को देखा, जिसके कारण उसके आसपास के कई पुरुष लार टपका रहे थे। हम घोड़े की गाड़ी से जाएंगे, ये जल्दी हो जाएगा। जब अर्जुन ने घोड़े की गाड़ी को देखा तो वह शब्दहीन रह गया। स्पष्ट रूप से कहें तो जेट काले जीव को भी घोड़ा कहा जाता था, लेकिन इसका नाम तारांकन कृष्ण मृगो अश्व तारांकन ब्लैक ड्रैगन हॉर्स था। कृष्ण मृगो अश्व 5 मीटर से अधिक लंबा और 2 मीटर से अधिक ऊंचा था। ये स्याही जैसा काला था और इसकी विशाल खोपड़ी एक ड्रैगन के समान थी। कहा जाता था कि कृष्ण मृगो अश्व का काले ड्रैगन के साथ कुछ रक्त संबंध था, लेकिन इसकी शक्ति दानवी पशुओं की तुलना में नहीं थी। ये केवल बमुश्किल विनाशक पशुओं के करीब थी। इसके फायदे ये थे कि इसे पालना आसान था, इसकी गति अधिक थी और सहनशक्ति का स्तर अच्छा था, और एक दिन में दूर तक यात्रा करने की क्षमता थी। क्या कृष्ण मृगो अश्व केवल हरित मेघ नगर में दिखाई देता है? उन्होंने गाड़ी में बैठने के बाद सागर चंद्रा से पूछा। सिद्धांत रूप में कृष्ण मृगो अश्व केवल कृष्ण मृगो पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। मुझे पता है कि अन्य राजधानियों में भी कृष्ण मृगो अश्व हैं। सागर चंद्रा ने अपनी नजर हटाई और उत्तर दिया। आखिरकार सड़क पर यात्रा करने के लिए तेज गति वाले विनाशक पशुओं की आवश्यकता थी। वे अधिकांश कुलों के लिए उपयुक्त थे और यहाँ तक कि दिव्य अवस्था साधकों को भी उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि वे 10,000 उड़ने वाले पशुओं में से सबसे अच्छा चुनते थे। बहुसंख्यक लोगों को भी एक निश्चित परिवहन की आवश्यकता थी। अगर बैंगनी जैद अमर लोक न होता तो अर्जुन को नहीं पता होता कि उसे अपना व्यक्तिगत उड़ने वाला पशु कब मिलता। कृष्ण मृगो अश्व हवा की तरह तेज दौड़ा और हल्के कदमों से चलता था। हरित मेघ नगर की प्राचीन सड़कें कीमती स्टील रॉक से बनी थीं, जिससे इस पर दौड़ने वाले कृष्ण मृगो अश्व की टापों की आवाज बहुत स्पष्ट थी। आपके घर पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर ये दूर है तो हम कुछ बातें यहाँ हरित मेघ नगर के बारे में, कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। अर्जुन ने चुप सागर चंद्रा से बातचीत की। लगभग 1 घंटा। मैं तुम्हें वही बताऊंगी जो मुझे पता है। शहर में कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह महाद्वीप की राजधानी को अच्छी तरह से जानता है। कुछ अरब की आबादी वाले शहर को वास्तव में कौन समझ सकता है? हम अभी शहर के दक्षिणी तरफ हैं। दक्षिण क्षेत्र में शक्ति अराजक है। अर्जुन ने सागर चंद्रा के शब्दों के बारे में सोचा और अपने पिछले जीवन को याद किया, जहां छोटे छोटे क्षेत्रों में भी गिरोह थे। वहां कई छोटे कुल थे, जहां एक महान खिलाड़ी एक स्थानीय मुखिया पर हावी नहीं हो सकता था। महाद्वीप की राजधानी जैसी जगह पर जिनके पास कुछ क्षमताएं थीं, वे उलझे हुए और गहरे जड़ें जमाए हुए थे, क्योंकि वे कई वर्षों तक उसी क्षेत्र में विकसित हुए थे। ये कहना कि कोई समुद्र में सुई ढूंढ रहा है, अन्य विचारों के लिए बहुत व्यस्त है, या सब कुछ देखकर चकाचौंध में है, कोई भी लाभ प्राप्त किए बिना वह सब नहीं करेगा। अर्जुन ने सोचा और बेहतर महसूस करने के बाद मुस्कुराया। वह पहले बहुत संकीर्ण दिमाग वाला था। दुनिया इतनी बड़ी थी और उसे खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए था। 9 महाद्वीपों की दुनिया में अपना नाम छोड़ने वाले बहुत कम लोग थे। यहाँ 3 शक्तिशाली आकृतियां हैं जिनसे तुम्हें बचना होगा, क्योंकि तुम उनसे बहुत अलग हो। तारांकन पशुराजकुल, तारांकन इंपेरियल बीस्ट एरिस्टोक्रेट, तारांकन आनंद पंथ, तारांकन जॉयस सेक्ट और तारांकन खड्ग देव संप्रदाय, तारांकन स्वॉर्ड डेटी सेक्ट। सागर चंद्रा ने धीरे धीरे बोला। आनंद पंथ, क्या ये त्यक्त स्वर्ग नगरी वाले से संबंधित है? अर्जुन ने अनिश्चित महसूस करते हुए पूछा। हाँ, त्यक्त स्वर्ग नगरी में आनंद पंथ केवल एक शाखा है। सरल शब्दों में कहें तो त्यक्त स्वर्ग नगरी वाला यहाँ के आनंद पंथ के लोगों का एक समूह है। अर्जुन ने आनंद पंथ की उस सुंदरी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जिसे उसने घायल किया था। उसने संक्षेप में सुना था कि वह पंथ की सबसे सुंदर महिला थी, इसलिए हो सकता है कि उसके कुछ संबंध थे। अर्जुन को थोड़ी असुविधा महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग के पीछे रख दिया। मुख्य सड़क प्राचीन और सरल दिखती थी, लेकिन छोटी सड़कें बहुत अधिक भव्य थीं। अर्जुन इस बात से चौंका नहीं कि सड़कें 200 मीटर चौड़ी थीं। घोड़े की गाड़ी से उतरते ही अर्जुन ने देखा कि यह एक शानदार हवेली के सामने रुकी थी। हवेली के बाहर से कोई बरामदों और छतों जेड टावरों को देख सकता था। उसने फाटक के ऊपर 2 बड़े और सरल अक्षरों को देखा, चांगहाई। इस प्रकार की हवेली उसके पिछले जीवन के विलासिता से अवर्णनीय रूप से बेहतर थी और लगभग तुलनात्मक नहीं थी। अर्जुन ने आसपास के दृश्य को स्कैन किया और उन्नत वास्तुकला और बधाईगिरी उद्योग की सराहना करनी पड़ी। इतनी विशाल हवेली को बिना किसी नौकर चाकर के देखकर सागर चंद्रा ने अर्जुन और अग्निज्वाला को नकली पहाड़ियों, छोटी झीलों, जंगलों और पीछे एक आरामदायक मंडप के पार ले गईं। जब 2 लोग नीचे आए, वे एक जोड़ा था। 30 वर्षीय पुरुष सुंदर और सुसंस्कृत दिखता था, खासकर एक परिष्कृत हवा के साथ जो उसकी पुरुषत्व के साथ साथ उसके नशीली तरीके से परिपक्व और बुद्धिमान आंखों में जुड़ी थी। महिला का शरीर सुडौल था। उसकी परिपक्व मुद्रा लोगों को विचारों में डुबो देती थी। वह बिना मेकअप वाला चेहरा एक चित्र की तरह सुंदर था।
उसकी आंखें इतनी गहरी थीं और सागर चंद्रा के समान थीं। क्या अद्भुत और स्वर्गीय जोड़ा है, अर्जुन ने छोटी आवाज में टिप्पणी की। पुरुष को सुनने की अच्छी शक्ति लगती थी। उसकी आंखें एक महिला की तरह चमकी और उसकी आंखें अर्जुन को देखने के लिए चमकीं। फिर अर्जुन ने देखा कि सागर चंद्रा खुशी से उस आत्मविश्वास वाली महिला की ओर भागी, उसे गले लगाते हुए पुकारा, माँ। इसके बाद उसने उस सुंदर पुरुष को गले लगाया, पिताजी। स्वर्गीय जोड़े ने हंसा और सागर चंद्रा को देखा। लड़की, ऐसे भागना थकाऊ नहीं है, पुरुष ने बोला और हल्के से सागर चंद्रा की सीधी और आकर्षक नाक को खरोंचा। चुंबक वाली आवाज मनमोहक थी। अर्जुन ने अब जाना कि सागर चंद्रा ने किसी भी पुरुष को क्यों नहीं देखा, उसके पिता देवता जैसे व्यक्ति थे। लड़कियां अक्सर पुरुषों की तुलना अपने पिता से अवचेतन रूप से करती थीं। अर्जुन ने कभी किसी को इस व्यक्ति के करीब नहीं देखा था, और यहां तक कि आकाश तलवार संप्रदाय के गोमसन सिंकियन भी उसके मुकाबले के नहीं थे। मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई, मैं हमेशा तुम दोनों को याद करती थी, सागर चंद्रा ने लाड़ करते हुए जवाब दिया। अर्जुन पूरी तरह से झकमटक गया कि इतनी घमंडी महिला इतनी लाड़ कर सकती है और एक छोटी लड़की की तरह प्यारी हो सकती है। चंद्रा, क्या तुम हमें अपने दोस्तों से परिचित नहीं कराओगी? तुमने पहले कभी किसी को घर नहीं लाए? सुंदर महिला ने मुस्कुराते हुए सागर चंद्रा के हाथ प्यार से पकड़े। सज्जन के विपरीत महिला की आवाज बेहद मधुर थी, खासकर दयालु स्नेह की ध्वनि। वह शुद्ध स्नेह की हवा आश्चर्यजनक रूप से सागर चंद्रा के समान थी। सागर चंद्रा के पास भविष्य में शायद यही परिपक्व गुण होगा। चंद्रा, यह विश्वास करना कठिन है कि यह उपनाम इतनी घमंडी और एकांतप्रिय महिला के लिए है। अर्जुन ने अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन पाया। आमतौर पर निजी, मुस्कुराहट रहित, अलग और घमंडी लड़की का एक ऐसा पक्ष भी था। आह, मैं लगभग भूल गई, यह मेरी शिष्या अग्निज्वाला है। वह सुंदर है ना? यह अर्जुन है, सागर चंद्रा ने खुशी से जवाब दिया। ये दोमुखी महिला, वह इतनी द्विधा कैसे हो सकती है? अर्जुन ने चुपचाप सागर चंद्रा का न्याय किया। अर्जुन ने अंदर से सोचा और देवता जैसे जोड़े की ओर झुककर, मुझे अपना प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, युवा लड़के, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, मेरी बेटी की नजर अच्छी है। रिफाइंड सज्जन ने हृदय से हंसते हुए अर्जुन की प्रशंसा की। पुरुष के शब्दों ने सागर चंद्रा और सुंदर महोदया को चौंकाकर अर्जुन को देखने पर मजबूर किया। सागर चंद्रा ने शिकायत की, पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? हालांकि सागर चंद्रा ने ऐसा कहा, लेकिन वह अपने पिता द्वारा अर्जुन के मूल्यांकन से चौंक गई थी। उसने सोचा था कि अगर उसने कहा होता काफी अच्छा, तो ये काफी अच्छा होता। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बिल्कुल भी बुरा नहीं जोड़ेगा। यह उसका पहली बार था कि उसने अपने पिता से ये शब्द सुने थे। उसके स्तर पर उनकी प्रशंसा के योग्य बहुत कम थे, खासकर युवा लड़के। हाँ, वरिष्ठ एक स्वर्गीय अमर के समान है, ऐसी प्रशंसा पाना मेरे लिए अयोग्य है। अर्जुन की ओर से यह एक उचित प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि सज्जन की शक्तियां अनुमान लगाने से बहुत ऊंची थीं। सागर चंद्रा की प्रभावशाली शक्ति भी, जो दिव्य अवस्था के चरम पर थी, महसूस की जा सकती थी। हालांकि सज्जन से कुछ भी पता नहीं चला, और इसका मतलब केवल एक संभावना थी। वे कम से कम युद्ध राजा श्रेणी के थे। युद्ध राजा? गुरुजी, आपके दोनों माता पिता इतने युवा हैं, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? अग्निज्वाला ने अपनी लापरवाही और मोहकता को दूर कर दिया, केवल एक मासूम लड़की को छोड़कर। अर्जुन अब शब्दहीन था। वे गुरु और शिष्या से अधिक समान नहीं दिख सकते थे, एक दूसरे से अधिक चरम थे। एक ही पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे कठिन चीज जो समझना मुश्किल है वह एक महिला का दिल है। इस युवा लड़के की जीभ वाकई चिकनी है। तुम अर्जुन हो, है ना? हाँ, इस उम्र तक जीना, ये पहली बार है जब मैंने इतना अनूठा युवक देखा है, सुंदर महोदया ने सौम्यता से कहा। अर्जुन ने पहली बार महिला की शक्ति महसूस की। ये परिवार निश्चित रूप से प्रशंसनीय था, क्योंकि उसके पास सागर चंद्रा से दोगुनी से अधिक शक्ति थी। क्या उसने अभी अभी युद्ध राजा श्रेणी को पार कर लिया था? वरिष्ठ, कृपया मेरी प्रशंसा न करें, मुझे शर्मिंदा महसूस हो रही है। आपके परिवार को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह एक सपना है। मैं खुद को बहुत बहुत महत्वपूर्ण महसूस कर रहा हूं। अर्जुन ने कड़वा मुस्कान हासिल की। ओह, हमें इसके बारे में बताओ, महिला ने हंसते हुए कहा, एक परिपक्व उपस्थिति का खुलासा करते हुए जो किसी को घुटनों में कमजोर कर दे। जीन सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे अपनी शादी के लिए भविष्य में अच्छे जीन वाली महिला खोजनी होगी। मेरी बेटी की सफलता असीमित होगी और 20 साल की कड़ी मेहनत बच जाएगी। हाँ, मेरी बेटी कैसी है? सुंदर पुरुष ने मजाक किया। पिताजी, तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, सागर चंद्रा ने शिकायत की, यहाँ तक कि थोड़ी लाल भी हो गई। हाँ, मेरी बेटी को देखना आसान नहीं है। हाँ, तुम लड़के, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। चूंकि तुम हरित मेघनगर में हो, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो बस मेरा नाम लो, वे तुम्हें सम्मान देंगे। मेरी ओर से आपको धन्यवाद, वरिष्ठ।
अर्जुन ने सज्जन के साथ आंखों का संपर्क किया, एक जानकारी वाली मुस्कान का आदान प्रदान किया। इसने सागरचंद्रा को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे बेच दिया गया हो। सज्जन का नाम चांगहाई था। अर्जुन ने सोचा कि नाम अच्छा और मजबूत था। ऐसा महसूस हुआ कि केवल उसके सामने वाले व्यक्ति ऐसे नाम के योग्य था। आओ कुछ पीने को लेते हैं, मेरे पास यहाँ कुछ अच्छी शराब जमा है, पुरुष ने खुशी से बोला, महिलाओं की ओर से निंदा की नजरों को नजरअंदाज करते हुए। अध्याय 208 कृष्णमणि, एक सुंदर स्त्री का वर्ग शराब के समान है। चलो एक घूंट लेते हैं, मेरे पास कुछ अच्छी शराब का संग्रह है, पुरुष ने खुशी से कहा और उस महिला की डांटती हुई नजरों को नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन ने इस स्वर्गीय जोड़े के बीच की विशेष आरामदायक और मीठी सामंजस्य को देखा। सुंदर और परिपक्व महिला से कोमलता और मोहकता का एक निशान निकल रहा था, जिससे उसमें एक नारी सुंदरता थी। वह बहुत मोहक थी, वह सभी परिपक्व महिलाओं का प्रतीक थी। वह प्राकृतिक भव्य एहसास जो वह उत्सर्जित करती थी, वह कुछ ऐसा था जिसकी युवा लड़कियां तुलना नहीं कर सकती थीं। सागर के ढंग और कार्यों को देखकर अर्जुन ने अनुमान लगाया कि उसे शराब से प्यार होना चाहिए। इसके अलावा उसे अच्छी शराब पीना उतना ही पसंद था जितना उन्हें जमा करना। स्थिति से सागरचंद्रा की मां को सागर की पीने की आदतों से सहमति नहीं थी। एकमात्र चीज जो अर्जुन नहीं समझ पाया वह ये थी कि उसके पिछले जीवन में लोगों के लिए पीने के खिलाफ होना कितना सामान्य था। हालांकि 9 महाद्वीपों की भूमि में पीना शरीर के लिए हानिकारक नहीं था। इसके अलावा शराब को शरीर के लिए एक प्रकार का पोषण माना जाता था। इसके अलावा उन जैसे शक्तिशाली पुरुषों के लिए नियमित शराब से कोई नुकसान पहुंचना मुश्किल और शायद असंभव था। अर्जुन ने महसूस किया कि सागर की पत्नी वास्तव में उसे डांटती नहीं थी। ये हल्का और सौम्य पुरुष उस प्रकार का लग रहा था जो महिलाओं का सम्मान करता हो। अब तक अर्जुन ने इस सागर नाम के व्यक्ति में कोई स्पष्ट खामियां नहीं देखी। वह अब तक का सबसे परिपूर्ण पुरुष था जिसे अर्जुन ने देखा था। जैसे ही वे आरामदायक इमारत की ओर चले, अर्जुन ने सागरचंद्रा के बच्चे जैसे स्वरूप को देखा जो स्वर्गीय जोड़े के सामने चल रही थी। उसका प्यारा और प्रेमनीय तरीका अर्जुन को अपनी आंखों पर संदेह करने पर मजबूर कर रहा था। उसकी नजर हमेशा उस शानदार आकृति का पीछा कर रही थी जो उससे 1 मीटर आगे चल रही थी। जैसे जैसे वह चलता, वह छोटी छोटी बातें करता रहा। सागरचंद्रा के माता पिता ने भी अर्जुन और अग्निज्वाला को नहीं भूला। वे कभी कभी अपना सिर मुड़कर उन्हें देखते और यहाँ तक कि उनसे बातचीत भी करते। अर्जुन उनकी बेटी के बाहर के सौंदर्य पर विलाप कर रहा था। वह वास्तव में उनकी संतान थी, क्योंकि अर्जुन को लगा कि कोई अन्य व्यक्ति इतनी अत्यंत सुंदर बेटी को जन्म नहीं दे सकता था। जल्दी से वे कमरे में प्रवेश कर गए। यह एक ड्राइंग रूम था जिसमें गर्म, आरामदायक, कोमल और सादे सज्जा थी। हर कोई कहीं भी बैठ सकता है, बस इसे अपना घर समझें। हम बहुत अतिथिपरायण हैं। कमरे में प्रवेश करने के बाद पुरुष ने मुस्कुराते हुए सौम्यता से कहा, मेरे अध्ययन कक्ष से उस अर्ध देवता हाफ सेलेस्टियल की बोतल निकालो। ये दुर्लभ है कि छोटी लड़की दोस्तों को लेकर आए। मैं खुश हूँ, बहुत खुश, पुरुष ने उत्साहित होकर कहा। एक अज्ञात कारण से महिला ने पुरुष की ओर आकर्षक ढंग से आंखें घुमाईं। वह पुरुष वास्तव में सभी को ईर्ष्यालु बना रहा था। अर्जुन ने एक क्षण के लिए इस पुरुष से ईर्ष्या की। ऐसी पत्नी और बेटी होने पर वह और क्या मांग सकता था। महिला ने अर्जुन और अग्निज्वाला की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर चली गई। वह शायद उस तथाकथित अर्ध देवता को लेने गई थी। पिताजी, कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसे बात करता है? तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है। छोटी लड़की ने पुरुष की बांह पकड़ी और नाज से बोली। जब से उसकी मुलाकात सागर दंपति से हुई थी, अर्जुन इस बात पर विलाप कर रहा था कि यह महिला सागरचंद्रा कितनी आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका कमजोर दिल मजबूत और अधिक मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसने फिर भी महसूस किया कि उसकी हत्या की शक्ति उसके स्वर्गीय बाहरी रूप से अधिक थी। कहा जाता है कि महिलाएं सुंदर होती हैं क्योंकि वे प्यारी होती हैं। हालांकि अर्जुन ने महसूस किया कि एक बार जब एक सुंदर महिला प्यारी बनने लगती है तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। उसकी सुंदरता और आकर्षण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। मुझे लगता है कि बहुत से लोग होंगे जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन ने इस देवता जैसे व्यक्ति को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम कैसे? हालांकि पुरुष ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गंभीर सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसमें आडंबर की हवा भी थी। वह हल्का और सौम्य स्वर और वह चुंबकीय आवाज अर्जुन को उसकी बात सुनने में बहुत सुखद एहसास कराती थी। वह निश्चित रूप से एक असली मोहक था जो अर्जुन देख सकता था। इस प्रकार का पुरुष किसी भी महिला के लिए एकदम सही मेल था। तुम्हारी बेटी का ये प्यारा रवैया केवल तुम्हारे सामने ही होता है। अगर मैं इसे अपनी आंखों से न देखता तो विश्वास नहीं करता कि वह उदासीन और घमंड वाली महिला इतनी प्यारी हो सकती है। अनंत संख्या में पुरुष होंगे जो इस तरह के आनंद का आनंद ले सकते हैं, इससे ईर्ष्या करेंगे। अर्जुन ने पुरुष की ओर देखते हुए हंसा और शरारत से सागरचंद्रा को देखा।
अर्जुन के शब्दों के बाद सागर चंद्रा का चेहरा स्पष्ट रूप से गुलाबी हो गया। उन गहरी आंखों में एक अलग प्रकार की प्यारी थी। उन प्यारी आंखों ने संदेह के साथ अर्जुन की ओर देखा। वह शरारत जो केवल छोटी महिलाओं की थी, अप्रत्याशित रूप से इस स्वर्गीय महिला पर दिखाई दी। हाँ, मेरी बेटी वास्तव में प्यारी हो सकती है। तुम्हारे शब्द ऐसा लगते हैं जैसे मेरी बेटी सार्वजनिक रूप से भयंकर है। पुरुष को अर्जुन के साथ अपनी बेटी के बारे में बातचीत करने का आनंद आ रहा था। वह वास्तव में भयंकर नहीं है, वह बस बहुत उदासीन है। बहुत से पुरुष नहीं हैं जो उस तक पहुंच सकते हैं। कम से कम मैंने किसी को नहीं देखा जो कर सके। बेशक तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन हंसा। चाहे उसके शब्द सागर चंद्रा की प्रशंसा कर रहे थे या अपमान कर रहे थे, यहाँ तक कि अर्जुन को भी पता नहीं था। हाँ, तुमने वास्तव में मेरे दिल की बात कही। इस लड़की के मानक बहुत ऊंचे हैं। मैं वास्तव में डरता हूं कि उसकी शादी नहीं होगी। पुरुष ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। पिताजी, तुम अभी भी क्यों बात कर रहे हो? पुरुष ने सागर चंद्रा को स्नेह से देखा और फिर अर्जुन को। उसने मुस्कुराकर कहा, वास्तव में जब हर बेटी को एक पुरुष मिलता है जिससे वह प्यार करती है, तो पिता खुश भी होता है और निराश भी। किसी और को वह छोटी लड़की देना जिसे तुमने 30 साल तक पाला है, निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगता। पिताजी, अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कौन कहता है? सागर चंद्रा ने अपने पिता की एक बांह पकड़ी और अपने कामुक लाल होठों को थोड़ा अकड़ाया। फिर उसने अर्जुन को गुस्से से देखा। हालांकि अर्जुन ने बस मुस्कुराकर सागर चंद्रा की उस जोड़ी गहरी, खुश, गुस्से और थोड़ी कड़वी आंखों को घूरा। उसने पाया कि कम से कम अभी के लिए वह एक प्यारी महिला थी। अपने बगल में चुप अग्निज्वाला को देखते हुए पुरुष ने खुशी से कहा, अग्निज्वाला, तुम्हारा नाम सुंदर है, लेकिन तुम और भी अधिक सुंदर हो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें एक स्वागत उपहार दूंगा। आखिरकार तुम मेरी बेटी की नाम मात्र की शिष्या हो। मुझे नहीं लगता था कि वह अपने कौशल के स्तर के साथ शिष्यों को स्वीकार करेगी। अब से तुम मुझे घर पर बड़े चाचा कहो। तुम्हारी बड़ी चाची और मैं तुम्हें सागर चंद्रा की तरह बेटी मानेंगे। वह छोटी थी तब से अकेली रही है, लेकिन वह तुम्हारे साथ बहुत खुश लगती है। भविष्य में बस सागर चंद्रा की तरह इसे अपना घर बना लो। हे अग्निज्वाला, उसे गॉडफादर पुकारो। जब तुम उसे अपना गॉडफादर पुकारोगी, तुम्हें बुल्ली करने वाले बहुत से लोग नहीं होंगे। मैं अपने पिताजी को तुम्हें कई उपहार देने दूंगा। सच कहूं तो हमारा गुरु शिष्य संबंध अभी तक लंबे समय से मौजूद नहीं था। ये सिर्फ एक नाम है, इसलिए अब इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त करने का अच्छा समय है। सागर चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अग्निज्वाला के होठों के रूप से उसने अंततः गॉडफादर खुशी से कहने से पहले लंबे समय तक हिचकिचाया। वह झुकना चाहती थी, लेकिन उसे जल्दी से रोक दिया गया और समझाया गया कि लड़कियों को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया। एक महिला का दिल हमेशा अजीब और कल्पनातीत होता है। हालांकि अपने घर पर सागर चंद्रा ने अर्जुन की आंखों में घमंडी, उदासीन, तिरस्कारपूर्ण, दुर्गम और भावनाहीन देवी की छवि को पूरी तरह से उलट दिया। आदरणीय वरिष्ठ, क्या मुझे भी कोई उपहार मिलेगा? देखो, तुमने एक गॉडडॉटर को गोद लिया। मुझे शायद इस तरह के अच्छे कार्य से थोड़ा भाग्य मिलना चाहिए था। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, महिला शराब के एक जार के साथ सुंदरता से वापस आए। उसने अर्जुन को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, हमने तुम्हें हमारी सबसे कीमती चीज देने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या तुम उस दिल को पाने के योग्य हो। हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। महिला के शब्दों ने पुरुष के अलावा सभी को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराया। क्या उनकी सबसे कीमती चीज सागर चंद्रा थी? क्या इसका मतलब ये था कि वे अपनी बेटी की तलाश में मेरा समर्थन करेंगे? सागर चंद्रा और अग्निज्वाला दोनों तेज और बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उनके शब्दों का मतलब समझ लिया। सागर चंद्रा ने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने केवल डरते हुए अर्जुन को निर्दयता से देखा। हालांकि महिला के शब्दों ने अग्निज्वाला के दिल को हिला दिया। अग्निज्वाला के दिल में सागर चंद्रा सबसे अच्छी और सबसे सुंदर महिला थी। वह परिपूर्ण थी और उसकी दयालुता अग्निज्वाला के प्रति चुकाई नहीं जा सकती थी। अग्निज्वाला उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उसे अपना आभार दिखाने का मौका नहीं मिला था। वह हर पहलू में अपने गुरु, परिपूर्ण महिला से अपने को हीन महसूस करती थी। अब जब उसने दोनों को देखा, जिन्हें उसे गॉडफादर और गॉडमदर कहना चाहिए, वे अपने गुरु और अर्जुन के लिए मैचमेकर बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उसने महसूस किया कि शायद अर्जुन भविष्य में उसके लिए एक मैच हो सकता है। पहले उसने अर्जुन के साथ अधिक से अधिक दूरी महसूस की थी। वह अपने गुरु के लिए क्या कर सकती थी? उसका अभी भी एक सपना था, लेकिन अब वह इसे भूल सकती थी और इसे छोड़ सकती थी। उसे इस आदमी को छोड़ना पड़ा जिसे उसे किसी भी तरह के रिश्ते शुरू करने से पहले ही जाने देना पड़ा। सागर चंद्रा ने अग्निज्वाला के खोए हुए भाव को देखा और पहले ही उसके कुछ विचारों का अनुमान लगा लिया था। वह वहां गई, उसके बगल में बैठ गई और अग्निज्वाला के गालों को दबाया। दृश्य ने अर्जुन को भी ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। वह स्वयं इसे आजमाना चाहता था। एहसास बहुत शानदार होता।
तुम पागल लड़की, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे उस जानवर में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा खजाना केवल तुम्हारे लिए एक खजाना है। क्या तुम अभी समझी, छोटी लड़की? खांसी खांसी। अर्जुन एक सांस में कुर्सी से गिरने लगा था। सागर दंपति भी अजीब तरह से मुस्कुराए। इस तरह की चीजों में भागना विशेष रूप से अजीब था। इसके अलावा उन लोगों के सामने होना जो उनसे छोटे थे, उन्हें और भी अधिक शर्मिंदा महसूस हुआ। आओ, यह मेरा खजाना अर्ध देवता है। मैं इसे पीने से पहले अनिच्छुक था, लेकिन मैं आज खुश हूं क्योंकि मैंने एक गॉडडॉटर को स्वीकार किया। चलो इसका स्वाद सब मिलकर लें। पुरुष ने अब देखा कि उसकी नई गॉडडॉटर इस बच्चे को पसंद करती थी। इस बार उसने वास्तव में गड़बड़ कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी गॉडडॉटर के साथ अलग व्यवहार किया। छोटी लड़की, ये तुम्हारी गॉडमदर की ओर से तुम्हारे लिए उपहार है। मैं तुम्हें बाद में एक बड़ा उपहार दूंगा। महिला ने अपना हार उतार दिया। उस पर एक बड़ा काला रत्न लटका हुआ था जो एक मध्यम जादुई प्रभामंडल निकाल रहा था। कृष्ण मणि। अर्जुन ने इस मणि को देखा जो उसके गले में पड़े चंद्रमा पत्थर की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक गुणवत्ता वाली थी। ये प्रकाश जो यह उत्सर्जित करती थी और इसकी चमकदार सतह स्पष्ट रूप से अलग थी। क्या ये श्रेणियों में अंतर था? सागर चंसा ने अग्निज्वाला को पकड़ा, जो उपहार लेने से लगातार इनकार कर रही थी, और उसे पहनने के लिए मजबूर किया। तुम अपनी गॉडमदर का उपहार क्यों नहीं स्वीकार करती? यह एक तीसरी श्रेणी की कृष्ण मणि पेंडेंट है। यह शायद तुम्हारी गति को दोगुना कर सकती है। सागर चंद्रा के शब्दों को सुनकर अर्जुन को यकीन हो गया कि 9 महाद्वीपों की दुनिया में ये जादुई रत्न थे। जो प्रभामंडल यह उत्सर्जित करती थी, वह एक व्यक्ति के आंकड़ों को बढ़ा सकती थी। अर्जुन ने इसके प्रभावों को महसूस किया जब उसने चंद्रमा पत्थर पहना था। तीसरी श्रेणी की कृष्ण मणि गति को दोगुना कर सकती थी। चीजें जिनका एक व्यक्ति के आधार आंकड़ों पर गुणक था, वे हमेशा अच्छी चीजें थीं। ऐसा लगता था कि इन सभी मणियों में दुर्लभ पदार्थ थे। इस तरह के काले रत्न पेंडेंट का उत्पादन करना मुश्किल था, या इसके लिए किसी जादुई प्रक्रिया की आवश्यकता थी। अग्निज्वाला ने इस कृष्ण मणि पेंडेंट को पहनने के बाद वह मोहक और प्यारा चेहरा रहस्य की एक अतिरिक्त भावना के साथ था, जिसने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिछले जीवन की प्रतिबंधित फिल्मों में महिलाएं हार, बेल्ट, कंगन, अंगूठियां, कान की बालियां आदि पहनती थीं। भले ही वे कुछ भी नहीं पहनती थीं, वे सामान दिखाई दे सकते थे। एक महिला की सुंदरता वर्ग पर निर्भर करती है। वर्ग शराब के समान है, जितना अधिक तुम इसे किण्वित करते हो, उतना ही यह स्वादिष्ट होता है। फूलदान महिलाएं खिलते हुए फूलों की तरह थीं। वे सुंदर फिर भी अल्पकालिक थीं। अध्याय 209 व्याघ्र अस्थियांग वृद्धि सौंदर्य शोधन शराब। एक स्त्री की सुंदरता उसके वर्ग पर निर्भर करती है। वर्ग शराब के समान है, जितना अधिक समय तक तुम इसे किण्वित करते हो, उतना ही यह स्वादिष्ट होता है। फूलदान जैसी महिलाएं खिलते हुए फूलों की तरह होती हैं। वे सुंदर होती हैं, फिर भी अल्पकालिक। अर्जुन को यह मनोरंजक लगा, लेकिन जब उसने सागर चंद्रा के शब्द सुने तो उसे फिर भी थोड़ा स्पर्श महसूस हुआ। खासकर वह पंक्ति, तुम्हारा खजाना केवल तुम्हारे लिए एक खजाना है। ये सोचकर कि अग्निज्वाला उसे अपना खजाना मानती थी और उससे इतना प्यार करती थी। अर्जुन नहीं समझ पाया कि उसने सौकोस नगर में उसे स्वर्ण चकमक लोहे का कड़ा क्यों दिया था। क्या वह तब से ही उसे पसंद करती थी, या उसने त्यक्त स्वर्ग नगरी आने के बाद ही उसके लिए कुछ महसूस किया? अर्जुन जानता था कि एक पुरुष को एक महिला को पसंद करने में केवल एक पल लगता है। उसे छूने और प्यार में पड़ने में केवल एक छोटे समय की आवश्यकता होती है। अक्सर प्यार से पहले वासना होती। दूसरी ओर, एक महिला का एक पुरुष के प्रति सर्वोत्तम प्रभाव उसके स्वरूप के लिए अधिक होता है। अर्जुन पहली नजर में प्यार को बहुत मानने वाला नहीं था, लेकिन एक महिला के पुरुष से प्यार करने में बहुत लंबा समय या यहाँ तक कि पूरा जीवन लग सकता है। अर्जुन नहीं जानता था कि अग्निज्वाला वास्तव में उससे प्यार करती थी या ये केवल मित्रतापूर्ण संबंध था। बातचीत के बीच अर्जुन को होश आया और उसने देखा कि हर किसी के सामने गहरे हरे रंग का एक छोटा कप रखा गया था जो एक शुद्ध और गहरी खुशबू दे रहा था। वरिष्ठ, इस अर्ध क्षण देवता में क्या बात है? इसका नाम बहुत अजीब है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पूछा। ये शराब का नाम है। जब तुम इस अर्ध क्षण देवता का ये कप पियोगे तो तुम आधे क्षण की अवधि के लिए देवता होने की अनुभूति का आनंद ले सकोगे। पुरुष हंसा और बोला, झूठ बंद करो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं पिया है। जबकि यह स्वादिष्ट है, ये कहना बकवास है कि यह किसी को देवता का एहसास दिलाता है। कौन जानता है कि देवता कैसा महसूस करता है? महिला ने निर्दयता से कहा, शायद इसलिए क्योंकि पुरुष फिर से बड़ी बातें कर रहा था। सागर चंद्रा अपने माता पिता की बातचीत सुनकर हंस पड़ी। अर्जुन को लगा कि यह बहुत हृदयस्पर्शी था। जब वह अपनी माँ के साथ था तो उसे वही एहसास हुआ था। हालांकि उसका परिवार उसके पिछले जीवन में गरीब था, फिर भी उसने इसी तरह की भावना का अनुभव किया था। उनमें से केवल कुछ ने अपने शराब के कप उठाए।
कप बहुत छोटा था और केवल एक छोटी घूंट के लिए पर्याप्त था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे शराब वास्तव में बहुमूल्य थी। एक युद्ध राजा विशेषज्ञ के लिए इसके साथ इतना कंजूस होना, ये निश्चित रूप से कोई साधारण शराब नहीं थी। जब शराब उसके मुंह में गई तो अर्जुन ने महसूस किया कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया था, जो उसके लार के स्राव में वृद्धि भी कर सकता था। इसके बाद जब यह उसके पेट में उतरी तो उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में एक विशेष आराम का एहसास हुआ, जिससे उसे थोड़ा उत्तेजित भी महसूस हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि क्षण बहुत ताजगी देने वाला था। ये वास्तव में एक अच्छी शराब थी, लेकिन समग्रता में अर्जुन ने महसूस किया कि यह उसकी तारांकन व्याघ्र अस्थि शराब तारांकन टाइगर बोन लिकर जितनी अच्छी नहीं थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद अर्जुन ने उस अविश्वसनीय शराब की एक बोतल निकाली। ये भी एक नया प्रभाव था जिसे अर्जुन ने उसके बाद खोजा था, जब तारांकन बैंगनी ज़ेड अमरलोक तारांकन 4वें स्तर में सफलतापूर्वक भंग हो गया था। अब उसे वस्तुओं को लेने या संग्रहित करने के लिए क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। पिछली बार अर्जुन ने व्याघ्र अस्थि शराब का पूरा बर्तन अग्निज्वाला के पास छोड़ दिया था। अर्जुन ने इसका एक और बड़ा बर्तन बनाया और इसे बैंगनी ज़ेड अमरलोक में छोड़ दिया। भले ही उसे नीचे की सूजन को सहना पड़ा, फिर भी वह इसे पीना चाहता था। वरिष्ठ, ऐसा लगता है कि तुम भी शराब पीना पसंद करते हो। मुझे शराब बनाने के बारे में थोड़ा पता है। इसका स्वाद लो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। अर्जुन ने सबके आश्चर्यजनक नजरों के सामने शराब की एक बोतल निकाली और उसे सागर को थमा दिया। ओह, अच्छा, लगता है तुम एक समान आत्मा हो। दूसरी ओर अग्निज्वाला लाल हो गई जैसा कि उसने अर्जुन को देखा। वह जानती थी कि यह व्याघ्र अस्थि शराब थी और वह उस प्रहार करने वाले क्षण को याद करके शर्मा गई जब वे उस शराब को पी रहे थे। सागर चंद्रा उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ी परेशान थी। क्या वहां कुछ अजीब चल रहा था, या क्या ये साथी उसके पिता को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था? ये सही नहीं है। अग्निज्वाला का चेहरा थोड़ा अजीब था। शायद वह इसके बारे में बहुत अधिक सोच रही थी। वरिष्ठ, इसका स्वाद लो, देखो ये तुम्हारे अर्धक्षण देवता की तुलना में कैसा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला जब उसने देखा कि पुरुष इसे रखना चाहता था। अर्जुन को ऐसा नहीं लगा कि पुरुष शराब से अलग होना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने शायद महसूस किया कि उसने जो शराब बनाई थी वह प्रस्तुत करने योग्य नहीं थी और वह अर्जुन को अजीब स्थिति में नहीं डालना चाहता था यदि उसकी बेटी कुछ ऐसा कहती जिससे उसे शर्म आए। महिला ने मुस्कुराते हुए पुरुष से शराब ले ली और इसे खोल दिया। शराब ने तुरंत पहले वाले की तुलना में और भी अधिक सुगंधित खुशबू का पता लगाया। तभी पुरुष की प्रतिक्रिया हुई। महिला भी आश्चर्यचकित थी। क्या ये दंतकथा तारांकन व्याघ्र अस्थि यांग वृद्धि सौंदर्य शोधन शराब तारांकन है? पुरुष ने एक अजीब मुस्कान के साथ झटके में कहा। अर्जुन भी लंबे नाम को सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह एक बहुत उपयुक्त नाम था। जब शराब का नाम सामने आया तो सभी ने अलग अलग अभिव्यक्ति रखी। 5 में से 2 पुरुष अजीब दिख रहे थे, जबकि 3 अद्वितीय सुंदरियां शर्मिंदा और शर्मसार थीं। आओ, सभी थोड़ा ले लो। ये कुछ ऐसा है जो पाना मुश्किल है और इसका केवल एक कप भी बहुत मूल्यवान है। ऐसा कहते हुए पुरुष ने सभी के लिए एक पूरा कप भर दिया। गॉडफादर, क्या ये वास्तव में इतना मूल्यवान है? अग्निज्वाला का चेहरा गुलाबी हो गया जैसा कि उसने पूछा। बिल्कुल, पुस्तकों में इस वस्तु के रिकॉर्ड हैं और यह समय समय पर दुनिया में दिखाई देती है। तुम्हारी गॉडमदर और मैंने इसका एक कप पीने का अवसर पहले पा लिया था। स्वाद न केवल उत्कृष्ट है, बल्कि इसमें किसी के शरीर को मजबूत करने, चेहरे को सुंदर बनाने, धीरे धीरे किसी की शक्तियों को बढ़ाने और यहाँ तक कि किसी के प्राणकुंड को मजबूत करने के प्रभाव भी हैं। अर्जुन कहना चाहता था कि एक और अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जो प्रत्येक पुरुष के निचले हिस्से में चीज को मजबूत करना था। आखिरकार, ये चीज साधना के माध्यम से भी अजेय बनाना संभव नहीं था, द्वैत साधना तकनीक या सर्वोच्च यान के साथ कुछ खजानों के उपभोग के अपवाद के साथ। हालांकि अधिकांश लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। जबकि उनके निचले हिस्से पर प्रभाव बहुत मजबूत था, फिर भी इसकी एक सीमा थी। सोचो कि यह इतना अच्छा है। मैंने पिछले आधे साल में इसका एक पूरा बर्तन समाप्त कर दिया है। इस बार सभी ने अर्जुन को छोड़कर अग्निज्वाला को दंग रहकर देखा। अग्निज्वाला उनकी नजरों के नीचे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसकी पारदर्शी त्वचा लाल रंग की परत से ढकी हुई थी। पुरुष अभी भी सोच रहा था कि अर्जुन ने इसकी एक बोतल कैसे प्राप्त की, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी नई गॉडडॉटर ने आधे साल के समय में इसका एक पूरा बर्तन पी लिया था। अग्निज्वाला, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि तुम पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर हो गई हो। तो यह इस तारांकन व्याघ्र अस्थि यांग वृद्धि सौंदर्य शोधन शराब तारांकन की बदौलत है। उत्साहित होकर सागर चंद्रा ने लगभग यान को बढ़ावा देने वाले शब्द कह दिए। फिर भी वह अभी भी अत्यंत शर्मिंदा थी। जब अर्जुन ने उस स्ट्राइकिंग सुंदरता को देखा तो उसने सोचा कि लोग कैसे कहते हैं कि जितना अधिक घमंडी और सुंदर कोई महिला होती है, वह उतनी ही अधिक नशीली और आकर्षक होती है जब वे शर्माती हैं।
कई लोगों को वे महिलाएं पसंद आती हैं जो शर्माती हैं, क्योंकि एक शर्माती हुई महिला बहुत सुंदर होती है। ऐसा नहीं है, अग्निज्वाला ने शर्माते हुए कहा। अगर वरिष्ठ को ये पसंद आया तो मैं तुम्हें इसकी और अधिक मात्रा दे सकता हूँ। या फिर मैं तुम्हें नुस्खा क्यों न दे दूं? तुम इसे स्वयं बना सकते हो अगर तुम्हें इसे पीने का मन करे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ये काफी अच्छा नहीं है। यह अच्छी चीज है और बहुत मूल्यवान है, ऐसा नहीं चलेगा। पुरुष ने दृढ़ता से कहा, अगर ऐसा है तो ये कैसा? अगर तुम्हारे पास उन रत्नों में से अधिक है जो तुमने पहले अग्निज्वाला को दिए थे, तो चलो एक अदला बदली करें। कैसा रहेगा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, वह नहीं होगा, तुम्हारी वस्तु बहुत मूल्यवान है, तुम्हें बहुत नुकसान होगा। पुरुष मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो तुम मुझे वह क्यों नहीं दे देते जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मार खाना चाहते हो? सागर चंद्रा ने गुस्से से कहा। अर्जुन और सागर दंपति हंसे। अर्जुन ने उस महिला को रुचि के साथ देखा जो तारांकन स्वर्ण विद्युत गरुड़ तारांकन के ऊपर खड़ी रहने वाली भव्य व्यक्ति से बदल गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा सुंदर था, बहुत सुंदर। अर्जुन जानता था कि इस महिला का इस तरह दिखने का कारण ये था कि उसके माता पिता मौजूद थे। अन्यथा अर्जुन जानता था कि वह निश्चित रूप से वही व्यक्ति होगी जो किसी इच्छा के बिना थी। आज के बाद शायद कुछ बदल जाए। अध्याय 210। क्या महान पूर्णता अवस्था के बाद भी कुछ है? जब हम खा लें और थोड़ा आराम कर लें तो मैं चंद्रा को कहूंगी कि वह तुम्हें इधर उधर घुमाने ले जाए। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम सब युवा हो। महिला ने स्नेहपूर्वक कहा। ओह हाँ, बाद में चंदा अर्जुन और अग्निज्वाला के रहने के लिए कमरे ढूंढने में मदद करेगी। महिला ने जोड़ा। खाने के बाद सागर चंद्रा ने अर्जुन और अग्निज्वाला को आंगन में ले गई। रहने के लिए कमरा खोजने के लिए उनके पास कई स्वतंत्र मंडप थे। मालिक, चंदा बहन। अर्जुन हंसा जब अग्निज्वाला तड़प गई। ये सुनकर उसे भी अजीब लगा। अंत में अर्जुन एक छोटे मंडप में रुका जबकि अग्निज्वाला और सागर चंद्रा दूसरे में गईं। कैसा रहा? क्या तुम आज इस जगह का दौरा करना चाहोगे? सागर चंद्रा ने अर्जुन को देखते हुए पूछा। भूल जाओ, चलो इसके बजाय कल सुबह चलते हैं। अभी काफी देर हो चुकी है। वैसे भी इतने दिनों की यात्रा के बाद अग्निज्वाला को आराम की जरूरत है। अर्जुन ने सागर चंद्रा को देखते हुए उत्तर दिया। कितने अजीब थे भाग्य और नियति। वह आखिरकार उनसे कैसे उलझ गया। हालांकि अभी वे मुश्किल से दोस्त कहे जा सकते थे। जब उसने पहली बार उन्हें स्वर्ण विंगेड थंडर कंडोर के ऊपर देखा था तो वह पहले से ही उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। 9 महाद्वीपों की दुनिया अत्यंत विशाल थी, इसलिए किसी अजनबी से 2 बार मिलना लगभग असंभव था। इसीलिए अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे उन्हें दोबारा देखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार उसने उनकी याद को अपने मन में संग्रहित कर लिया ताकि वह धीरे धीरे उनकी प्रशंसा कर सके। वह भी ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ करती हूँ। सागर चंद्रा ने अग्निज्वाला को खींचा और उनके मंडप की दिशा में चल पड़ी। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद अर्जुन उनके पीछे पीछे ऊपर गया। इस मंडप में 2 स्तर थे। पहले स्तर में रहने का कमरा था जबकि दूसरे स्तर में शयन कक्ष था। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि जगह बहुत साफ थी और सागर चंद्रा इस समय कंबल लिए बिस्तर बना रही थीं। हालांकि यह केवल कुछ साधारण सफाई थी, लेकिन जब अर्जुन ने उस सुंदर और भव्य छाया को देखा तो वह अपने दिल में एक गर्माहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। अर्जुन ऐसी महिला से शादी करना चाहता था। भविष्य में वह लाडेश्वरी जैसी एक स्वर्गीय बेटी भी चाहता था ताकि वह हर दिन उसे अपना प्यार दे सके। कितना आनंददायक होगा वह, कितना दुर्भाग्य। अर्जुन जानता था कि यह जीवन शैली संभव नहीं होगी, या कम से कम अभी के लिए नहीं। यानकुल का मामला उसके दिल में भारी था। जब से उसकी मुलाकात उस जिद्दी लड़की से हुई थी जो उसकी बहन थी, उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। वह भूलने के लिए साधना का ही सहारा ले सकता था। हर बार जब उसका दिमाग खाली होता तो अर्जुन के मन में अपनी बहन के बारे में विचार आते। उसकी मुलाकात यान नगर में संयोगवश हुई थी। क्या ये भाग्य की चाल थी? अर्जुन अनजाने में फिर से अपनी कल्पनाओं में खो गया और मूर्ख की तरह सागर चंद्रा को घूरने लगा। सफाई के बाद दोनों महिलाओं ने देखा कि अर्जुन वहां मूर्ख की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में प्रकाश की थोड़ी सी भी चमक नहीं थी। उन्हें पता था कि अर्जुन इस समय कुछ निराशाजनक यादों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर वह भद्दा भाव सब कुछ प्रकट कर रहा था। ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। खुद पर भरोसा रखो। खुद को इस तरह सताने का क्या फायदा? तुम केवल और अधिक हताशा महसूस करोगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि कहानी वास्तव में क्या है, लेकिन मैं फिर भी तुम पर विश्वास करती हूँ। सागर चंद्रा ने आह भरी। अर्जुन, अच्छे से सो जाओ और इसे अस्थायी रूप से भूलने की कोशिश करो, अग्निज्वाला ने चिंता के स्वर में समझाया। अर्जुन ने अपने दिल में एक आह भरी। उन्हें वापस भेजने के बाद वह उस आरामदायक बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। देखते हुए कि रात अभी बाकी थी, अर्जुन ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया।
इन 2 महीनों में उसने परिसंचरण के 75 चक्र हासिल कर लिए थे। अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर 2 महीने से अधिक की साधना बाहर लगभग 3 साल की साधना के बराबर थी। 3 साल की अथक साधना से 5 और परिसंचारित प्राण के चक्र बढ़ सकते थे। इसने अर्जुन को अनिश्चित कर दिया कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विधि बहुत विकृत थी। 5 चक्र की वृद्धि से उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। खासकर 70 चक्र के बाद, हर बार जब वह 70वें के बाद एक अतिरिक्त चक्र तोड़ता, वह कठिनाई बढ़ती महसूस कर सकता था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि जब परिसंचारित चक्रों की संख्या 98 से 99 तक बढ़ेगी, तो वह 5वीं स्वर्गीय परत में विराम लेगा। अब 4थी स्वर्गीय परत के चरम 98वें चक्र तक की यात्रा में अभी भी लगभग 23 चक्रों की आवश्यकता थी। उसकी गणना के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र की सहायता के साथ भी उसे अभी भी 12 साल और चाहिए होंगे। उसके पास केवल 2 साल बचे थे और समय अनुपात को ध्यान में रखते हुए उसके पास लगभग 25 साल का समय होगा। आखिरकार वह प्रतिदिन केवल 4 घंटे अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर बिता सकता था। अर्जुन सोच रहा था, 4थी परत के चरम तक साधना करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्याएं तब आएंगी जब वह 5वीं परत में सफलता पाने की कोशिश करेगा। उसे 4थी परत में प्रवेश करने में लगभग 7 साल लगे थे। हालांकि 4थी परत एक महत्वपूर्ण बिंदु थी और 5वीं परत में सफलता पाना आसान होना चाहिए, अर्जुन को लगा कि यहां तक कि 3 से 5 साल भी कष्टदायक थे। 7 साल तो दूर की बात थी। निराश अर्जुन ने एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी साधना शुरू की। केवल जब वह पूरी तरह से साधना में डूब गया तभी वह अपनी सभी परेशानियों को अस्थायी रूप से भूलने में सक्षम हुआ। वह सफल होने के दबाव, उसके पीछे कई लोगों को, कैसे वह हार नहीं सकता, यानकुल में उसकी बहन और उसकी मां प्रिया के बारे में भूल गया। अपना अधिकांश समय प्राचीन सुदृढ़ीकरण विधि पर खर्च करने के अलावा अर्जुन ने अपनी रसायन विद्या का अभ्यास भी किया। उसे उम्मीद थी कि इन 2 वर्षों के भीतर वह ऐसे नुस्खे खोल पाएगा जो उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जब उसे खाली समय मिलता तो वह अपनी आदिम सुई तकनीकों का अभ्यास करता था। अर्जुन जानता था कि यह सुनहरी सुई उसका ट्रम्प कार्ड होने वाली थी, खासकर जब इसे आदिम लपटों के साथ जोड़ा जाएगा। जहां तक तारांकन 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली तारांकन का सवाल था, वह पहले से ही इसमें निपुण था। उस 1000 बुद्ध गुफा में अर्जुन का 1000 बुद्ध हथेली चिन्ह पहले से ही काफी उच्च स्तर पर था। उसने पाया कि 1000 बुद्ध हथेली चिन्ह स्वयं एक प्रकार की द्विहाती हमला तकनीक थी और इसकी शक्ति भयंकर थी। ये भी कुछ ऐसा था जो अर्जुन ने बाद में पता लगाया। आखिरकार 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली स्वयं एक प्रकार की आभा शक्ति थी। इसकी कोई स्थिति नहीं थी। इसके बजाय इसने विकृत रूप से राक्षसी आभा का उपयोग हमला करने के लिए किया। इसका उपयोग किसी भी हमला तकनीक के पूरक के रूप में किया जा सकता था, जिससे केवल आधे प्रयास से 2 गुना प्रभाव मिलता था। अर्जुन हमेशा गति को बहुत महत्व देता था। इस प्रकार वह प्रतिदिन हिरण दौड़ तकनीक का अभ्यास करता था। जिस चीज ने अर्जुन को खुश किया वह ये थी कि हिरण दौड़ तकनीक पहले ही तारांकन महान पूर्णता अवस्था तारांकन ग्रेट परफेक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसकी गति 2 गुनी हो गई थी। हालांकि अर्जुन ने इसका अभ्यास जारी रखा क्योंकि उसने पाया कि उसकी गति अभी भी बढ़ रही थी, हालांकि पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से। अर्जुन हमेशा सोचता था, मार्शल आर्ट्स की कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए, तो महान पूर्णता अवस्था के बाद क्या था? ठीक उसी तरह जैसे एक मार्शल वॉरियर अचानक मार्शल कमांडर बन जाता है, सारे रास्ते दिव्य अवस्था तक और दिव्य क्षेत्र तक। दिव्य क्षेत्र के बाद क्या है? अपने सिद्धांत से संतुष्ट होकर अर्जुन ने हिरण दौड़ तकनीक का अभ्यास जारी रखा। जब तक वह सुधार महसूस कर सकता था, चाहे कितना भी मामूली क्यों न हो, वह इसका निरंतर अभ्यास करता। मनुष्यों की एक सीमा हो सकती है, लेकिन साथ ही वे सीमाहीन भी हैं। दूसरे दिन अर्जुन समय पर जाग गया। आसमान पहले ही उजियाला हो चुका था और अर्धदेवता की तरह इतने आरामदायक बिस्तर पर सोने में उसे काफी समय बीत गया था। अपने काम धंधे निपटाने के बाद वह अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को व्यायाम करने नीचे गया। ताइजी मुट्ठी, एकाकी द्रुत मुष्टि, 1000 बुद्ध हथेली चिन्ह। अर्जुन ने प्रत्येक तकनीक के पूरे सेट को अलग अलग गति से, बहुत तेज से लेकर बहुत धीमी गति तक और इसके विपरीत प्रदर्शित किया। इससे उन लोगों को जिन्होंने उसे देखा वह महसूस हुआ कि ये आंदोलन अतुलनीय रूप से सहज और गहरे थे, खासकर चमकते हुए 1000 बुद्ध हथेली चिन्ह धीमी ताइजी मुट्ठी के साथ मिलकर। चंदा बहन, अपने अनुभव के साथ, क्या तुम जानती हो कि वे अजीब तकनीकें क्या थीं जो उसने इस्तेमाल की? पास में सागर और अग्निज्वाला, 2 अद्वितीय सुंदरियां, एक खिड़की से अर्जुन की मुट्ठी तकनीक का अभ्यास देख रही थीं। कोई पता नहीं, वह उन सबसे अविश्वसनीय व्यक्तियों में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूं। मुझे उसके बारे में कोई सुराग नहीं है। सागर चंद्रा हंसी जैसा उसने अग्निज्वाला को देखा। अग्निज्वाला, बहन को बता, तुम दोनों के बीच रिश्ता किस हद तक पहुंच चुका है? सागर चंद्रा मुस्कुराए। अग्निज्वाला लाल हो गई। वास्तव में हम सिर्फ दोस्त हैं। हमारे रिश्ते को करीबी दोस्त माना जा सकता है, बस।
तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी उसने तुम्हें वह व्याघ्र अस्थियांग वृद्धि सौंदर्य शोधन शराब का पूरा बर्तन पीने दिया। सच कहूं तो हमारे बीच कुछ नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। शायद सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना। मुझे बताओ, बहन को इसके बारे में बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ विचार निकालूंगी। उसने मुझे एक उपहार दिया और व्यक्तिगत रूप से इसे मेरी गर्दन के चारों ओर पहनाया। अग्निज्वाला ने अपनी छाती के सामने से सुनहरा पेंडेंट निकाला। क्या यही कारण है कि तुम उससे प्यार करने लगीं? सागर ने पूछा, जैसा कि उसके चेहरे पर एक विचित्र उपस्थिति दिखाई दी। वास्तव में अभी भी मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उसके बारे में सोचती हूँ और उसे देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह उदास हो और चाहती हूँ कि वह मुझे हंसाए और मनाए। सागर चंद्रा खो गई जैसा कि उसने अग्निज्वाला के शब्दों को सुना। उसने पहले कभी किसी लड़के के प्रति ऐसी भावनाओं को महसूस नहीं किया था। अपने पिता को छोड़कर अगर एक दिन किसी अन्य लड़के ने ऐसी भावनाओं को उकसाया तो क्या वह उसका पीछा करेगी? अग्निज्वाला ने उन भावनाओं को समझा जो खोई हुई सागर चंद्रा महसूस कर रही थी। यह उसके समान थी वह समय जब उसने पहली बार उससे प्यार किया था। इस क्षण उसने अपनी खुद की भावनाओं के बारे में और अधिक निश्चित महसूस किया। नाश्ते के बाद तीनों सड़कों पर गए। वाकई हम अमरों का परिवार हैं। अर्जुन हंसा। हम? सागर चंद्रा ने अपनी नाक से आवाज निकाला। आज मैं तुम लोगों को तारांकन दक्षिणी प्राचीन दरवाजे तारांकन में ले चलूंगा। वह जगह सभी बड़े कुलों और परिवारों की नींव थी और यहाँ के आसपास का सबसे समृद्ध क्षेत्र भी है।